रजनी, रजनी कहाँ मर गई? आई माँ जी। आई माँ जी की बच्ची कानों में रुई ठूस कर बैठी थी क्या? नहीं, वो गाने सुन रही थी? नहीं माँ जी, चाय बना रही थी। चाय क्यों बना रही थी? किसने बोला चाय बनाने को? सुबह सुबह का समय है तो नाश्ते के साथ तो चाय ही बनाई जाती है ना। अब तू मुझे सिखाएगी क्या बनाया जाता है सुबह सुबह? मुझे आज जूस पीना था। अरे मुझे क्या, सबको पीना था, है ना बेटा मोहन? हाँ रजनी, तुम्हें बनाने से पहले पूछना चाहिए। अपने आप को ज्यादा मालकिन समझने लगी हो जो अपनी मर्जी चलाओगी। लेकिन रोज तो चाय ही बनती है, आज तक कभी जूस नहीं बना। क्योंकि भाभी आपने कभी जूस बनाने की जहमत ही नहीं ली। सही बात, जैसे आज तक एक बच्चा नहीं पैदा कर पाई। 2 साल हो गए शादी को। अरे पर यहाँ खड़ी होकर बातें बनाने से अच्छा है जाकर जूस बना लो। जबान इतनी लंबी है, बस चले ही जा रही है, चले ही जा रही है। रजनी के ससुराल वाले उसे रोज इसी तरह मानसिक रूप से प्रताड़ित किया करते थे। उसकी सास उसे ताने देती ही थी, लेकिन सास के साथ साथ उसका पति मोहन और ननद प्रिया भी कम नहीं थे। और ये सब इसलिए क्योंकि वो दहेज में कार नहीं लाई थी और शादी के 2 साल बाद अभी तक उसका कोई बच्चा नहीं हुआ था। फिलहाल रजनी चुपचाप रसोई में जाकर जूस बनाती है और प्लेट में नाश्ता सजाकर ट्रे लेकर बाहर आती है। लीजिए माँ जी जूस। अब ये देखना पड़ेगा कि जूस मीठा है या बस रंग मिला दिया है। हाँ माँ, भाभी के हाथ का बना तो जहर भी फीका लगे। इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन खार जितना स्वाद नहीं है इसमें। कार? अच्छा रजनी, तुम मायके से क्या क्या लाई थी, याद है तुझे? माँ, वो सड़ी गली अलमारी जो खोलते ही डर लगने लगता है। और वो मिक्सचर 2 बार में ही जल गया, जैसे हमारी किस्मत जल चुकी है। और बच्चा, वो तो अब तक आया ही नहीं। हमारी तो हंसी उड़ती है समाज में। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मेरे घर वालों ने पहले ही कह दिया था कि हम कार नहीं दे सकते और बच्चा होना वो सिर्फ मेरे बस में नहीं है। तूने ये कैसी बात करती सबके सामने, है? शर्म नहीं आई तुझे? बहू के नाम पर कलंक है, कलंक। कम से कम दहेज की बात तो मत कीजिए। मैं कुछ नहीं लाई क्या? सारा फर्नीचर, साड़ियां, गहने। हाँ लेकिन कार कहाँ है जो सबसे ज्यादा मैं चाहता था? क्या करूं उस सड़ी हुई बाइक का जो तू लाई है? मोहल्ले में सबके पास कार है और हमने सबको बताया था कि कार आएगी, लेकिन तूने 2 कौड़ी की बाइक देकर हमें नीचा दिखा दिया। और अभी पिछले हफ्ते रामू भैया की शादी हुई, उनकी बीवी तो नई नकोर सिडान कार लाई है। स्टाइल देखो उसकी। अरे कहाँ हो भाभी, भगवान बचाए ऐसे कंजूस खानदान से। रजनी अपनी बात रखने की कोशिश करती है लेकिन कोई नहीं सुनता। सब उस पर चिल्लाते रहते हैं। वो डर के मारे 2 कदम पीछे हटती है और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। सब थोड़ी देर चुप हो जाते हैं, फिर सविता नाक चढ़ाकर बोलती है, अब नाटक शुरू। ये तो रोज की आदत बन गई इसकी। अरे कोई पानी लाओ, ड्रामा क्वीन कहीं की। रजनी के ससुराल वाले इतने निर्दयी थे कि उन्हें उसका बेहोश होना भी नाटक लगता था। रजनी की सेहत भी दिन पर दिन गिरती जा रही थी। इसी दौरान एक दिन मोहन की ममता बुआ घर आती है तो रजनी उनके लिए नाश्ता और चाय लेकर आती है। अरे वाह रजनी बहू, क्या चाय बनाई है, स्वाद तो बढ़िया है। आपके लिए शायद अच्छी चाय बना दी होगी, हमारे लिए तो ऐसी चाय बनाती है लगता है नाली के पानी से बनाई है। सच में? और नहीं तो क्या, इसके ढोंग पर ना जाना। आपको पता है कब से इससे एक कार के लिए कह रहे हैं, लेकिन इसके कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। और बच्चा करना तो मुझे इसके बस की बात ही नहीं लग रही। ये तो सच कहा, कैसी लप्पू छन्नासी तो है। बच्चा पैदा करेगी तो भगवान को ही प्यारी हो जाएगी। सब हंसते हैं। रजनी अंदर ही अंदर खुद से कहती है, अब बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं होगा। ये लोग मुझे इंसान ही नहीं समझते। मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती। कभी अपने बेटे का टेस्ट करा के देखे तो असलियत पता चलेगी। रजनी कमरे में चली गई। वो तकिए में मुंह छिपाकर सुबकने लगी। उसका मोबाइल पास में ही था। वो कांपते हाथों से अपनी सहेली पूजा को कॉल लगाती है। पूजा। अरे रजनी, तू रो रही है, क्या हुआ? मैं बहुत नहीं सह सकती यार, ये लोग मुझे खा जाएंगे किसी दिन। साफ साफ बता क्या हुआ है। रजनी फूट फूट कर रोने लगती है और सारी बात बताती है। सास के ताने, मोहन का तिरस्कार, दहेज की बातें, बच्चा ना होने की तानेबाजी, सब कुछ। तुझे मैं पहले ही कहती थी कि ये लोग अच्छे नहीं है, तू सुनती कहाँ थी? देख, आज नहीं तो कल ये लोग तुझे जिंदा जला देंगे। ऐसे ही लोग होते हैं ये। नहीं नहीं पूजा, ऐसा मत बोल। लेकिन तू शायद सही कह रही है। मेरी एक बात मान, कल ही मायके चली जा।
तू इंसान है, पैर की जूती नहीं है कि हर कोई रगड़ता रहे। रजनी की आंखों में उदासी के साथ गुस्सा भी आता है। वो गहरी सांस लेती है और कहती है, हाँ, अब और नहीं सह सकती, चली जाऊंगी मैं। चली जाओ। अगली सुबह ड्राइंग रूम में रजनी धीरे धीरे हिम्मत जुटाते हुए कहती है, माँ जी, मोहन जी, मैं कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। हाँ तो मैं क्या करूं? मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। अरे वाह, अब जाने से पहले पूछने की भी जरूरत नहीं रही। हाँ माँ, भाभी तो रानी लक्ष्मीबाई बन गई है, जब चाहे जाए जब चाहे लौटे। ठीक है, चली जा, लेकिन सुन ले रजनी, अब तभी लौट कर आना जब गाड़ी लेकर आए, वरना तेरे लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं है। नमस्ते माँ जी। ठीक है, नमस्ते नमस्ते। रजनी भारी मन से अपने मायके पहुंचती है। दरवाजा खुलता है। उसकी माँ शांति, भाई रोहन और भाभी गौरी खुशी से रजनी को देखकर झूम पड़ते हैं। अरे मेरी बच्ची, तू तो अचानक आ गई, क्या सरप्राइज दिया है तूने? ओहो, रजनी आ गई, चलो अब घर में रौनक बढ़ेगी। हम आपको बहुत मिस कर रहे थे दीदी, जल्दी आइए, मैं आपके लिए आलू के पराठे बनाती हूँ। रजनी हल्की मुस्कान देती है। उसके अंदर का दर्द अभी भी छुपा हुआ है, लेकिन माहौल उसे थोड़ी राहत देता है। वो आज बहुत दिनों बाद हंस रही थी। रजनी, याद है जब मैं तुम्हें स्कूल में छोड़ने जाता था, तुम कितना रोती थी और आप रास्ते में गोलगप्पे खिलाकर मुझे चुप करवाते थे। आज भी वैसा ही प्यार है तुम लोगों के बीच, नजर ना लगे किसी की। रजनी मुस्कुराती है। वो सोचती है कितने दिन बाद उसने एक अच्छा दिन देखा है। फिर अगली सुबह रजनी बैठी होती है तो थोड़ा उदास हो जाती है। उसकी उदासी देखकर शांति कहती है, क्या हुआ रजनी बेटा, सुबह से ऐसे क्यों बैठी है? कल तो बड़ी खुश दिख रही थी तू। माँ, वो ससुराल में जो हो रहा था, मैं अब छिपा नहीं सकती। क्या हुआ तेरे ससुराल में, बता मुझे। फिर वो सब कुछ बता देती है। हर अपमान, हर ताना, हर घुटन। शांति थोड़ी देर चुप रहती है, फिर ठंडी सांस लेकर कहती है, देख बेटा, पति पत्नी में ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, और रही दहेज की बात, हमने तो पहले ही कह दिया था कि गाड़ी नहीं देंगे। तू जाकर बात कर, समझा, वो तेरी बात समझ जाएंगे। आप समझ क्यों नहीं रही हो? वो लोग अच्छे नहीं है, वो मुझे इंसान ही नहीं समझते। देख बेटा, 2 दिन बाद लौट जाना, सब ठीक हो जाएगा, सोच समझ कर व्यवहार करना। हा? रजनी चुप हो जाती है। वो जानती है कि माँ उसकी पीड़ा नहीं समझ पा रही। उसे अंदर ही अंदर चोट लगती है। 2 दिन तो उसके अच्छे गुजर जाते हैं मायके में, लेकिन उसके बाद एक दिन जब गौरी और रोहन बाजार जाने की तैयारी कर रहे थे तो वो कहती है, भैया भाभी, मैं भी चलूं बाजार? अरे ये हमारा टाइम है, प्लीज आप बीच में बताइए, हम दोनों का थोड़ा अकेला समय होता है। गौरी का ऐसा जवाब सुनकर रजनी हक्का बक्का रह जाती है। वो धीरे धीरे अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद करके रोने लगती है। उसी समय रोहन दरवाजा खटखटाता है। अरे रजनी, चलो ना, तुम भी हमारे साथ चलो, मस्ती करेंगे। नहीं, आप लोग जाइए, मैं ठीक हूँ। अरे चलो भी, वो तो मैंने ऐसे इरिटेट होकर कह दिया क्योंकि इनसे कुछ लड़ाई हुई थी। रजनी उन लोगों की बात मानकर बाहर आती है और उनके साथ बाजार जाती है, लेकिन वो समझ चुकी थी कि अब उसके मायके वाले भी उससे चिढ़ रहे हैं, और ये डिनर के बाद साबित भी हो जाता है। रोहन, खाना तो हो गया, अब एक छोटी सी फरमाइश है। हाँ बोलो। जरा बाजार से मेरे लिए एक छोटी सी आइसक्रीम ले आओ ना, बड़ी इच्छा हो रही है। आइसक्रीम? अभी मैं नहीं जा रहा। अरे भैया, कहाँ ज्यादा दूर है, 2 मिनट का तो रास्ता है। आप नहीं समझेगी दीदी, आपके आने से पहले ही हमारे खर्चे ज्यादा हो गए। अब अलग से आपके लिए आइसक्रीम लाकर खिलाऊं तो कैसे चलेगा, समझा करो यार। रजनी का चेहरा उतर जाता है, उसकी आवाज भर्राने लगती है। मैंने तो बस 10 रुपए की आइसक्रीम मांगी थी, क्या इससे भी किसी का बजट बिगड़ जाता है? तभी गौरी रसोई से निकलती है। चेहरे पर तंज भरी मुस्कान थी। बूंद बूंद से ही तो सागर बनता है, आप क्या जाने, आप तो अपना घर छोड़कर यहाँ आ गई, अब जो है बस हम पर ही बोझ बनकर रह गई हैं। रजनी सन्न रह जाती है। उसे अपनी भाभी की ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती। भाभी, ये मेरा भी घर है, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे। बस कर रजनी, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, चुप रहना सीख। पर मम्मी, तुझे समझ में नहीं आ रहा? रजनी सिर्फ हर्ट नहीं बल्कि हैरान भी थी। वो आंखों में आंसू और दिल में घुटन लिए अपने कमरे में चली जाती है। अगर ससुराल वापस जा सकती होती तो यहाँ एक पल ना रुकती, पर क्या करूं, मेरा भाग्य भगवान ने जाने किस स्याही से लिखा है। रजनी की रात रोते रोते कट गई।
फिर अगले दिन शांति और गौरी आंगन में बैठी थी, तभी पड़ोसन माला घर में दाखिल होती है। अरे शांति, कैसी है बहन? तुझसे ये नहीं होता कि माला का हालचाल पूछ ले जाकर? अरे माला, तू तो हमारी जान है। आ बैठ, तेरे बिना तो मोहल्ला सुना लगता है। अरे माला आंटी, आपके साथ चुगली सेशन के बिना मम्मी जी की शाम की चाय अधूरी रहती है। क्या बोली? शैतान कहीं की। सारी कुछ नहीं। थोड़ी देर हल्की फुल्की बातों के बाद माला रजनी की ओर इशारा करती है, जो दूर बरामदे में बैठी थी। अरे ये रजनी है क्या? बड़ी शांति से बैठी है, क्या हुआ इसे? अब क्या बताऊं, कुछ दिन के लिए मायके आई है। मम्मी जी पूरी बात बताइए ना। दहेज में कार नहीं दी, इसलिए ससुराल में रोज ताने सुनती है। ऊपर से 2 साल में बच्चा भी नहीं हुआ। हाँ, ऐसा ही कुछ है, लेकिन ये कोई नई बात थोड़ी ना है, हमेशा से होता चला आ रहा है। पर आजकल की लड़कियां तो घर बार छोड़कर बैठने में एक्सपर्ट है। माला एक नंबर की चुगलखोर और दूसरों के मजे लेने वाली औरत थी। वो जोर जोर से हंसने लगती है। वाह वाह, क्या बात है, अब तो बहुएं मायके आकर ही टिकने लगी है, हद है। और तुम लोग तो जैसे अनाथालय चला रहे हो। अरे क्या बताएं बस। रजनी सब सुन रही थी, उसकी आंखें भर आई, दिल जैसे चूर चूर हो गया। माला ये सारी बात करके हंसते हुए चली जाती है और उसके बाद रजनी शांति से कहती है, माँ, आपने मेरी सारी बातें अपनी पड़ोसन को क्यों बता दी? आपने देखा नहीं वो मेरा मजाक उड़ा रही थी। तो क्या हुआ, माला सिर्फ मेरी पड़ोसन नहीं, मेरी सहेली भी है। सब कुछ शेयर करती हूँ मैं उससे। और उन्होंने कुछ गलत भी तो नहीं कहा? जो लड़की अपने ससुराल को छोड़कर मायके आकर बैठ जाए, उसके बारे में बातें तो होंगी। रजनी की आंखों में आग और पानी दोनों एक साथ उतर आए। थोड़ी देर बहस होती है, लेकिन अंत में शांति बात को टाल देती है। इन सारी बातों का कोई फायदा नहीं, बहस बंद करो अब। हाँ, और नहीं तो क्या। वैसे दीदी, अब आप जाकर खाना बना लीजिए। ठीक है, मैं सब्जी बना देती हूँ। रोटियां तो आपने बना ही ली होंगी ना? नहीं दीदी, मैं तो बाजार चली गई थी। रोटियां भी आप ही बना लीजिए। वैसे भी आपके पास और क्या काम है? रजनी एक पल को गम और गुस्से के बीच झुल जाती है, लेकिन कुछ कहती नहीं। चुपचाप रसोई की ओर बढ़ जाती है। रजनी मौका पाकर अपनी माँ से बात करती है। माँ, आपको सच में लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ, वो सब ठीक है? सब ठीक ही तो है, खाने को मिल रहा है, छत है, और क्या चाहिए। रिश्तों में थोड़ा बहुत तो चलता है। लेकिन माँ, मैं भी तो इस घर की हूँ, मेरी कोई अहमियत है या नहीं? इतने में गौरी की ठंडी पर चुभती आवाज आती है। ओहो, इस हिसाब से तो मैं भी अपने मायके में ही हूँ, है ना? चलिए फिर मैं भी चल देती हूँ, सबका हिसाब बराबर। गौरी, तुम बात को घुमा रही हो। और तुम तो इस घर में सिर्फ रहने आई हो, मालिक बनने नहीं। आवाज ऊंची होने लगती है, बहस तेज हो जाती है। तुम मुझे घर से अलग कर रही हो, मानो मैं कोई बोझ हूँ। ये मेरा भी मायका है, मेरी भी परवरिश यही हुई है। तो क्या हर बार जब तुम्हारे ससुराल में कुछ गलत होगा तुम यहाँ का डेरा डाल दोगी? हमारे घर की जिम्मेदारी क्या हम छोड़ दें? बात बिगड़ने लगती है, तभी रोहन ऑफिस से लौटता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है? रोहन तो सही समय पर आया है, देखना ये रजनी क्या क्या कह रही है। मैं तो बस सच कह रही थी। देखो रजनी, शादी के बाद एक लड़की का घर उसका ससुराल होता है, मायका नहीं। तो मतलब? हमने तुम्हें यहाँ रुकने दिया, यही बात है। अब हर बात पर यहाँ खड़े होकर बहस करोगी, हमारे घर में झगड़ा करोगी, कलेश फैलाओगी। रजनी अवाक खड़ी रह जाती है, उसकी आंखें भर आती है। वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और उस रात वो लगातार रोती रहती है, बिना आवाज के, बिना शिकायत के। फिर अगली सुबह वो उठती है, चुपचाप अपना सामान पैक करती है, घर की चौखट पर खड़ी होती है। सब इकट्ठा हो जाते हैं। मैं वापस जा रही हूँ। बेटा, अगर हमने कुछ गलत कहा हो तो माफ कर देना, लेकिन जो कहा वो समझदारी से ही कहा। हाँ दीदी, वही सही है, भावनाओं में नहीं, दिमाग से सोचो। रजनी कुछ नहीं कहती, बस हाथ जोड़कर नमस्ते करती है और चली जाती है। 1 महीना गुजर जाता है। शांति रोहन से कहती है, रोहन, बहुत दिन हो गए, रजनी से कोई बात नहीं हुई, चलो ना मिलकर आते हैं। ठीक है माँ। शांति, रोहन और गौरी रजनी के ससुराल जाते हैं। अरे आप लोग कैसे आना हुआ? बस रजनी से मिलने आए थे, बहुत दिन हो गए। तो रजनी? वो तो यहाँ नहीं आई, हमें लगा वो आपके पास है। क्या? लेकिन वो तो 1 महीना पहले हमसे कहकर निकली थी वो ससुराल वापस जा रही है। हमें लगा वो वही होगी, अब क्या करें। बात बढ़ जाती है, झगड़ा शुरू हो जाता है। आपकी वजह से हमारी बेटी का हाल ऐसा हुआ है।
हमारी वजह से। वो तो आपके पास थी, आप ही बताइए कहाँ है वो। गुस्से में बात इतनी बढ़ती है कि शांति, रोहन और गौरी पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। साहब, मेरी बेटी को उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए परेशान किया, बच्चे के लिए ताने दिए, अब वो कहीं चली गई है। अच्छा, हम रिपोर्ट दर्ज करते हैं। पुलिस सविता और मोहन को थाने बुलाती है। हम तो खुद परेशान है साहब, वो हमारे पास नहीं आई, हम ही उसकी रिपोर्ट लिखवाने वाले थे। लेकिन आपके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है, दहेज उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना की। जैसे ही पुलिस उन्हें हिरासत में लेने लगती है, तभी रजनी अपनी सहेली पूजा के साथ वहां आती है। रजनी? रजनी? मैं अपने मायके से नहीं, अपनी सहेली पूजा के पास थी पिछले 1 महीने से। मैंने इसे सहारा दिया क्योंकि इसके पास और कोई नहीं था। इसके ससुराल वालों ने इसे दहेज और बच्चा ना होने पर सताया और मायके वालों ने इसे ताना मारा कि वो अब इस घर की नहीं रही। तो मतलब दहेज वाली बात सच है? हवालदार, इन्हें अंदर डालो। 1 मिनट, सिर्फ इन्हें नहीं, मेरे मायके वालों को भी ले जाइए। रजनी, क्या कह रही है तू? वही जो आपने सुना। आपने कभी मुझे समझा नहीं, सिर्फ टालते रहे। जब मैं टूटी हुई थी, आपने कहा 2 दिन बाद लौट जाना। जब मैं चीख रही थी, आपने कहा ये तो होता रहता है। अगर कल मेरे ससुराल वाले मुझे जला देते तो क्या होता माँ? मेरे ससुराल ने अगर दहेज के लिए सताया तो मेरा मायका भी उस जुर्म में बराबर का भागीदार है। उन्होंने मुझे सहारा नहीं दिया बल्कि मेरा मजाक बनाया। बेटा, तुम जो कह रही हो वो भावनात्मक रूप से सही है, लेकिन कानून में इस आधार पर हम तुम्हारे मायके वालों पर कार्रवाई नहीं कर सकते। रजनी, हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई। हम माँ और भाई तो थे, पर इंसानियत भूल गए थे। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जलन में आपकी बहन नहीं बन पाई, सिर्फ अपनी अहमियत जताती रही। बहू, हम भी गलत थे, हमें माफ कर दो प्लीज। हाँ रजनी, तुम तो मेरी पत्नी हो, तुम मुझे जेल कैसे जाने दे सकती हो? मैं अपनी गलती मानता हूँ, एक मौका दे दो। रजनी चुपचाप सबकी बात सुनती है, फिर पुलिस से कहती है, इन्हें जाने दीजिए। लेकिन ऐसा क्यों है कि जब कोई लड़की मायके लौटे तो वो ये सुने, अब तो इस घर की नहीं रही। उसका घर वही होता है जहां उसकी इज्जत हो, चाहे ससुराल हो या मायका। सभी की आंखों में आंसू है। रजनी की बात गूंजती है जैसे एक हथौड़ा रिश्तों के अहंकार पर पड़ा हो। तुम्हारी बात पूरे समाज के लिए एक मिसाल है बेटा, काश सब समझे। धीरे धीरे सब एक साथ गले लगते हैं। आंखें भीगती है लेकिन दिल हल्के हो जाते हैं।